सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और आज की इस वीडियो में ये जो आपका पहला पेपर होता है 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना होता है। 2 घंटे का टाइम मिलता है। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम पूरा, आप देख सकते हो, लेसन कुल 17 है। किस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ इसको प्रिपरेशन कर सकते हो, तो पूरा हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और पूरा बस एक वीडियो आपको देखना है और 100% दावे के साथ कह रही हूँ कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बस आपको वीडियो क्योंकि लंबी होगी, क्योंकि 17 चैप्टर कम नहीं होता है, और एक बार में इसको पूरा करना, जो कि आप सभी की रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप एक ही वीडियो में पूरा प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। तो आप इस तरीके से प्रोवाइड कर दीजिए, हमारे लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं हम स्टेप बाय स्टेप आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। यह अभी आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, वर्तमान भारतीय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो अपनी प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप चैप्टर देख सकते हो। पहला जो चैप्टर है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। दूसरा जो चैप्टर है वो है शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं, औपचारिक शिक्षा क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा क्या होता है, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है, शिक्षा में आदर्शवाद क्या है, 6 लेसन है शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है, 7 है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद क्या है, भारतीय विचारक स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिजुबाई वदेका, पाश्चात्यवाद विचारक प्लेटो, रूसो, जॉन ड्यूवी, फॉर्बेल, मारिया मॉन्टेसरी, शिक्षा और समाज क्या है, शिक्षा के प्रभावी कारक परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के कारक, विद्यालय और समुदाय। और 14 आपका चैप्टर है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, मानवीय मूल्यों की परीक्षा, आप कह सकते हो शिक्षा, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका क्या है, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा। तो ये कुल 17 चैप्टर है। और आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से चैप्टर वाइज, जी हाँ फ्रेंड्स, हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेसन का, यानी जो भी आपका चैप्टर है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम प्रोसेस वही रहेगा। बस आपको इतना ही याद करना है, ना ही लघु, उत्तरीय या अति लघु या फिर बहुविकल्पीय, इसको सब कुछ छोड़ देना है। बस आप इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्द शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो प्रश्न है फर्स्ट लेसन का कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। तो जैसे हमने जाना था कि शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है एक निश्चित स्थान, एक निश्चित विद्यालय, एक कॉलेज में जो भी शिक्षा दी जाती है उसे हम संकुचित अर्थ कहते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है आजीवन प्रक्रिया, कह सकते हो चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें यह प्रक्रिया जब जन्म होता है तब से स्टार्ट होती है, और जब तक आपकी श्वास चलती है तब तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तीसरा जो प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो जो ऐसी शिक्षा जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र में सहायक हो, उन्हें हम शिक्षा की संज्ञा दे सकते हैं। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्यों आवश्यक है। तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल, राष्ट्र की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभ्यता तथा संस्कृति के लिए मानव जीवन में शिक्षा का महत्व है। शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो टीपी नन ने दिया। आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, जो टी है, पी है, हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टीपी नन ने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। 6 प्रश्न है कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो पेस्टोलॉजी ने दिया है। देखिए हम ज़्यादा इस पर, हम एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है, यह किसने कहा है, तो फ्रेंड्स बोशिंग ने कहा है। जो शिक्षा है यह जैसे भी आपकी पर्यावरण होगा, जैसा भी वातावरण होगा, उसमें हम अपने आप को समायोजित करेंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया है वो बोशिंग ने दिया है। 8वां जो प्रश्न है कि अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा, ये जो स्टेटमेंट किसने दिया है, तो हर्बर्ट ने दिया है।
शिक्षा बहुअर्थीय है क्योंकि शिक्षा के बहुत सारे अर्थ, अभी हमने शिक्षा का संकुचित अर्थ जाना, शिक्षा का व्यापक अर्थ जाना और शिक्षा का वास्तविक अर्थ जाना, तो इसलिए शिक्षा को बहुअर्थीय कहा जाता है। और अरस्तु ने एक स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से उच्च उठाती है। ठीक है, देखिए 10वां जो प्रश्न है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो फ्रेंड्स ये भी वेरी सिंपल, एडमस ने बोला था कि एक शिक्षक और शिक्षार्थी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो जॉन डीवी ने ही दिया है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेसन 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेसन 2 है कि शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स वर्तमान भारतीय में शिक्षा का उद्देश्य जो हो जाते हैं व्यक्ति का सम्यक विकास, लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास, चरित्र का निर्माण, व्यवसायिक ठीक है का विकास, कुशलता का विकास, राष्ट्रीय एकीकरण का विकास। लोकतांत्रिक नागरिकता के गुण बताइए, तो लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, नेतृत्व, ईमानदारी, कार्य भावना, अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता, राष्ट्र प्रेम आदि गुणों का विकास, संविधान में वर्णित कर्तव्यों के अधिकार को समझ आदि, ये क्या है? लोकतांत्रिक नागरिकता के गुण हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये लेसन 2 बस 2 ही क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। एक क्वेश्चन ये कि वर्तमान भारतीय शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो आप सिंपल याद कर सकते हो कि एक व्यक्ति का बहुत ही अच्छे से डेवलप हो, ठीक है, लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास हो, उसका चरित्र निर्माण हो, उसका जो भी व्यवसायिक आप कह सकते हो कुशल व्यक्ति बने, राष्ट्रीय एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास हो, भविष्य के अनिश्चित समाज के लिए तैयारी हो। उसी प्रकार सेकंड जो क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक नागरिकता के गुण बताइए, तो सिंपल है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, नेतृत्व, ईमानदारी, कर्तव्य ये सभी होना चाहिए, अनुशासन, सहनशीलता, भावना। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आसानी के साथ लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। थर्ड लेसन स्टार्ट होता है शिक्षा के प्रकार, जानेंगे औपचारिक शिक्षा क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, दुरुस्त शिक्षा क्या होता है। तो चलिए सबसे पहला जो इसमें प्रश्न है कि औपचारिक शिक्षा से क्या आशय है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। जिस तरीके से हमने शिक्षा का संकुचित अर्थ जाना था उसी प्रकार ये भी सेम वही है। अगला जो क्वेश्चन है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या, जिस तरीके से हमने व्यापक जाना था कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, उसी प्रकार इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अनौपचारिक शिक्षा से क्या आशय है, तो इसका जो मतलब हो जाता है कि यह जो शिक्षा होता है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, वो किसे कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा, जो कि बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। दुरुस्त शिक्षा का क्या अर्थ होता है, तो दुरुस्त शिक्षा का अर्थ होता है कि दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना, जिसे आप कह सकते हो ऑनलाइन शिक्षा। ठीक है, जो कि आज के समय में आप सभी को पता ही है कि ऑनलाइन शिक्षा दिया जा रहा है। तो ये लेसन 3 में बस आप सभी को यही जानना है कि शिक्षा के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दुरुस्त शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो होता है एक निश्चित स्थान, एक निश्चित वातावरण, एक निश्चित पाठ्यक्रम के थ्रू दिया जाता है, और जो अनौपचारिक शिक्षा होता है इसमें कोई भी निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होता है। और दुरुस्त शिक्षा वो जो होता है कि उसमें आप कह सकते हो एक निश्चित वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप दूर रहकर भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो और इसके लिए बहुत ज़्यादा ही माध्यम है, जैसे आप कह सकते हो यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं, बायजूस। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, दुरुस्त शिक्षा यानी ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये लेसन 3 पूरा खत्म होता है। चलिए लेसन 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितना जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है और आप सभी की प्रिपरेशन है वो भी बहुत ही बेस्ट तरीके से हो रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी आप शेयर कर दीजिए ताकि हर एक प्रशिक्षु जुड़ सके। लेसन 4 है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है। तो प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, देखिए क्योंकि प्रारंभिक यानी पहले की शिक्षा कैसी थी इस पे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बौद्धकालीन की जो शिक्षा दी जाती थी वो मठ में दी जाती थी। पहला तो प्रश्न यही पूछा जाता है और देख सकते हो बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बौद्धकालीन में शिक्षा दिया जाता था, जब कोई बालक अपने शिक्षा को ग्रहण करने के लिए मठ में प्रवेश करता था तो उस टाइम संस्कार किया जाता था। एक संस्कार, उस संस्कार का क्या नाम है, तो उस संस्कार का नाम है प्रवज्जा संस्कार। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है कि संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं। तो संघ में प्रविष्ट होने को संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्जा कहते हैं। इसका अर्थ है बाहर जाना। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बौद्ध काल में गुरु और शिष्य में क्या संबंध था। तो गुरु और शिष्य के मध्य बड़े ही घनिष्ठ मधुर संबंध हुआ करते थे। दोनों का जीवन सदा तथा निकट का होता था। आप कह सकते हो एक पास गुरु शिष्य को शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। तो ये बौद्ध धर्म से इतने सारे क्वेश्चन हो गए। अगला जो क्वेश्चन है कि मकतब का अर्थ क्या होता है, मकतब का डेफिनेशन क्या होता है। तो मकतब का अर्थ होता है लिखना, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मकतब का अर्थ होता है लिखना। इस अर्थ में आप कह सकते हो कि वह स्थान जहाँ बालक लिखना सीखता है। मस्जिदों के साथ संलग्न मकतबों में अक्षर के ज्ञान साथ ही साथ धार्मिक शिक्षा भी चलती है। तो सिंपल आप याद रख लीजिएगा कि मकतब का जो अर्थ होता है वो होता है लिखना। ठीक है, जहाँ पर बालक लिखना सीखता है। मस्जिदों के साथ संलग्न मकतबों में अक्षर ज्ञान जैसे जैसे उसको प्राप्त होता है, या आप कह सकते हो धार्मिक शिक्षा, इसे हम धार्मिक शिक्षा भी चलते थे। अगला जो क्वेश्चन है कि मदरसा का अर्थ क्या होता है। तो मदरसा का जो सिंपल अर्थ होता है, शब्द फारसी के दरस शब्द से निर्मित है। ठीक है, यानी यह जो मदरसा है इसका आप कह सकते हो ये कहाँ से आया। तो ये फारसी के दरस शब्द से आया है। ठीक है, मदरसा जो है फारसी के दरस शब्द से निर्मित हुआ है और इसका अर्थ होता है व्याख्यान देना। मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिए जाते हैं, जहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आप सभी को इससे थ्री पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मदरसा का सिंपल अर्थ क्या होता है। तो मदरसा जो है फारसी शब्द के दरस शब्द से इसका निर्माण हुआ है और इसका अर्थ होता है कि अगर आप मदरसा में स्टडी करने जा रहे हो तो आप भाषण देने के लिए, आपने देखा भी होगा कि मतलब बहुत ही अच्छे से भाषण दिया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता भी है। और आप कह सकते हो कि जहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये मदरसा के इतने सारे क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मदरसा में कौन सा शिक्षा दिया जाता है। तो उच्च स्तरीय शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, मदरसा में शिक्षा ग्रहण क्यों लिया जाता है। तो मदरसा में शिक्षण भाषण सीखने के लिए किस तरीके से हम किसी भी सेमिनार या कह सकते हो जो भी कार्यक्रम आयोजित होता है, आप किस तरीके से वहाँ अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हो। मदरसा शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। तो शब्द फारसी के दरस शब्द से हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण, अभी हमने बौद्ध काल के बारे में जाना, मदरसा के बारे में जाना, मकतब के बारे में जाना। चूँकि मैकाले का जो विवरण पत्र था आप सभी को पता भी होगा कि 1813 का आज्ञा पत्र, प्राच्य और पाश्चात्यवाद, ये सब कुछ हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, ये सभी क्वेश्चन आप सभी को इसमें मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था। तो जो लॉर्ड मैकाले जो था वो अपना परामर्श 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम वेंटिक के पास भेजा था और इसी परामर्श को मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। तो चूंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि मैकाले का विवरण पत्र कब आया। तो इसका आंसर होगा 2 फरवरी 1835 को आया था। इसमें किसको भेजा। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक के पास भेजा था। दूसरा प्रश्न, और इसमें जो भी उसके कह सकते हो जो भी पॉइंट थे अपने आज्ञा पत्र में क्या लिखा था। तो आप सभी को पता है कि जो मैकाले था इसने निष्पंदन का, या आप कह सकते हो कि छनाई का सिद्धांत इसी ने दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है छनाई का सिद्धांत क्या होता है। तो फ्रेंड छनाई का सिद्धांत, सबसे पहले तो उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी, उसके बाद जब उच्च वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो निम्न वर्ग को शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और इसको हटाया कौन था। तो वुड ने हटाया था। तो ये तो अभी बेसिक से सवाल है। ठीक है, छनाई के सिद्धांत को हम निष्पंदन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जो कि मैकाले ने दिया था। तो अभी फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन पूछा है कि मैकाले का अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत हुआ। तो 2 फरवरी 1835, और ये किसको प्रस्तुत किया था। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक के पास भेजा था और इस परामर्श को ही मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के विषय में क्या कहा। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये स्टेटमेंट तो बहुत ही ज्यादा। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के विषय में क्या कहा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि जो मैकाले जो व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति था जो कि प्राच्य, जिस आप सभी को पता है एक प्राच्य होता है, एक पाश्चात्य होता है। तो प्राच्य वो जो कि हमारी प्राचीन भाषाएं होती है, जो हमारा साहित्य, जो संस्कृति होता है, और पाश्चात्य वो जिसमें इंग्लिश। तो इसी के लिए विवाद हुआ था। 1813 जो आज्ञा पत्र जारी हुआ था उसमें ऐसा 1813 का आज्ञा पत्र था कि उसमें
जारी तो कर दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया गया था। उसमें ये बोला गया था कि आप कह सकते हो प्रति साल 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि यह जो पैसा खर्च किया जाएगा क्या प्राच्य या पाश्चात्य। तो इससे विवाद उत्पन्न हो गया और फिर मैकाले जब आया 1835 में, तो इसने अपना विरोध पत्र दिया, जिसमें इसने प्राच्य जो वादी थे उन भाषाओं को बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि अवहेलना किया। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत बोला। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के विषय में क्या कहा, क्योंकि वो अंग्रेजी साहित्य को लाना चाहता था। तो इसने अंग्रेजी साहित्य का बहुत ही ज़्यादा महिमा का गुणगान किया। इसने क्या स्टेटमेंट दिया कि एक अच्छे अंग्रेजी की पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य। तो आप अभी जस्ट मैंने बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि केवल और केवल अंग्रेजी के पुस्तकालय में, यानी जो पुस्तकालय होता है इसमें एक अलमारी के बराबर, अलमारी जैसे होता है ना यहाँ पे छोटा सा, हम कुछ भी उसमें रख देते हैं, तो उसकी यहाँ पे तुलना किया किसके, तो समस्त संस्कृत एवं अरबी की। तो यहाँ पे मतलब इसने बहुत ही ज़्यादा गलत बोला। लेकिन आपने दादा भाई नौरोजी के शब्दों में ये भी स्टेटमेंट जाना होगा कि उन्होंने कहा था कि जो मैकाले का विरोध पत्र था एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा सही था। उसको भारतीय संस्कृति के बारे में आप कह सकते हो उसको उतना पता नहीं था, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने लाभ के लिए ये सब कुछ काम कर रही थी। तो फिलहाल हम उतना टॉपिक में नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा कि मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के विषय में क्या कहा। तो इसने कहा कि एक अच्छे अंग्रेजी की पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। क्या मैकाले भारतीय शिक्षा का अग्रदूत था? तो वास्तव में मैकाले भारतीय शिक्षा का अग्रदूत नहीं था। जो लोग मैकाले को शिक्षा का अग्रदूत कहते हैं वे गलती करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना कि दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा की थी, वो तो भारत में अंग्रेजी साहित्य, धर्म तथा संस्कृति का प्रचार करना चाहता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया था, तो ये अंग्रेजी शिक्षा पर फोकस किया था। देखिए 9वां जो प्रश्न ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि वुड के घोषणा पत्र के बाद कंपनी ने एक शिक्षा नीति घोषित की। वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 में अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। तो ये डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति जो हुई थी 4 नवंबर 1948 को की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तथा इसकी नियुक्ति कब हुई? तो यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति हुई थी, या आप कह सकते हो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया जो थे वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। इसी कारण इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। इनकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई थी। तो मैकाले का विरोध पत्र 1835, वुड का घोषणा पत्र 1854 और यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और इसी के नाम पे मुदालियर आयोग पड़ा। और इसकी नियुक्ति जब हुई, डेट जो था 23 सितंबर 1952। अगला जो प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। तो यह भी बहुत ही, यानी वैदिक साहित्य जो है उसमें शिक्षा शब्द का कौन कौन से अर्थ बताए गए? तो शिक्षा का अर्थ विद्या बताया गया, ज्ञान बताया गया, बोध बताया गया और विजय बताया गया। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा, जिस तरीके से आप सभी को पता है वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अगर पूछे तो वहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि बलिष्ठ सैनिक को निर्माण करना। यहाँ पे क्या पूछा है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। 14 प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस दिग्दर्शन के द्वितीय खंड प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अध्याय 8 में विस्तृत तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। जैसे कि आप सभी को पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई। यहाँ पर सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट कि जो प्राथमिक विद्यालय होता है इसको सर्वव्यापी बनाया जाए।
ठीक है, यानी सबसे पहले सर्वव्यापी यानी हर एक शहर में, हर एक गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी नियुक्ति की जाए। उसके बाद से इसमें ये भी बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। उसके बाद से थर्ड पॉइंट कि इसी में ही ओबी यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना स्टार्ट किया गया। आप सभी को पता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या होता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो भी शिक्षा से संबंधी यानी जो भी प्राथमिक स्कूल के लिए आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, किस तरीके से माहौल होना चाहिए, किस तरीके से वहाँ प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है अगर प्राथमिक विद्यालय है तो उसमें प्रकाश भी आना चाहिए। पूरा मतलब जितने भी एक प्राथमिक विद्यालय के लिए या आप कह सकते हो स्कूल की जितनी भी आवश्यकता है उसको पूर्ण करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को नियुक्त किया गया। तो ये सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इतना आप लिख देंगे, आप सभी को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो फिलहाल इसको आप छोड़ दीजिए, बस इतना ही लिखना। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो लेसन है शिक्षा में आदर्शवाद। अब आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं और बहुत ही अच्छे से आप सभी को जानकारी शेयर करते हैं। तो लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 पूरा खत्म हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं लेसन 5 शिक्षा में आदर्शवाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला जो प्रश्न है कि आदर्शवाद की परिभाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो फ्रेंड्स, आदर्शवाद की परिभाषा को 4 भागों में विभाजित किया गया। अब 4 भाग कौन कौन से हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं। आत्मनिष्ठ आदर्शवादी, वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी, निरपेक्ष आदर्शवादी, पश्चात्मक। यानी यहाँ पे आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, निरपेक्ष और पश्चात्मक, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आत्मनिष्ठ आदर्शवादी, वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी और निरपेक्ष आदर्शवादी और पश्चात्मक आदर्शवादी। तो आदर्शवाद की परिभाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, निरपेक्ष और पश्चात्मक। अगला जो प्रश्न है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक के नाम लिखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा कि अभी हमें आदर्शवाद के बारे में जाना, 4 भागों में बांटा गया, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, निरपेक्ष, पश्चात्मक। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक सुकरात आ जाते हैं, प्लेटो आ जाता है, डेकार्ट आ जाता है और स्पिनोजा और हीगल। ये सभी क्या है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। अब इसको याद कैसे करें, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं आप सभी को बताऊं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा और हीगल। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आदर्श, ठीक है, आदर्शवाद, आदर्श का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो। और वाद, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आप सभी को कल बताया था, प्लेटो, संवाद विधि के जनक कौन है, तो प्लेटो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तर्क विधि के हमने देखा था हीगल, क्योंकि आप सभी को पता है वाद किस सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, प्लेटो और हीगल। ये 2 तो आपको याद ही करना है। यानी इस तरीके से आप, यानी 2 दोस्त थे, हीगल और प्लेटो, ये क्या थे, बहुत ही ज़्यादा आदर्श या बहुत ही ज़्यादा वाद करते थे। इसी में 2 और दोस्त आ गए, सुकरात और डेकार्ट, ठीक है। तो ये कैसे थे, ये बहुत ही ज़्यादा आदर्श टाइप के थे, ठीक है। और स्पिनोजा, ये मतलब इसको समझ में नहीं आता था कि हम किस में जाए, तो हमेशा नो करता रहता था। स्पिनोजा हमेशा नो कहता रहता, नहीं मैं आदर्शवाद नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वाद विवाद नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से हमने जाना प्लेटो और हीगल क्या थे, बहुत ही ज़्यादा वाद करते थे। उसी में सुकरात और डेकार्ट ये क्या थे, आदर्शवाद थे। और स्पिनोजा जो था वो भी आदर्शवादी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि आदर्शवाद से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य बताइए। यानी आदर्शवाद जो था उसमें शिक्षा का क्या उद्देश्य था, इस पे हम लोग जानेंगे। तो आदर्शवाद से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य जो होता है कि आदर्शवाद से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष, आत्म अनुभूति, आप कह सकते हो आत्मा की सर्वोच्च क्षमताओं का वास्तविक रूप प्रदान करना, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, अभी आप याद कर लीजिए, बात के लिए तो बिल्कुल ना छोड़िए। आदर्शवाद से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य पूछा है, इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व
जो व्यक्तित्व है उसको बहुत ही ज़्यादा उत्कर्ष या उसको अपनी आत्मा के बारे में अनुभूति या उसकी आत्मा की क्या क्षमता है इसके बारे में उसको ज्ञान प्रदान करना, ये आदर्शवाद की शिक्षा का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो अभी तो हमने पहला जाना कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए उसका उत्कर्ष, उसका आत्म अनुभूति यानी आत्मा का जो भी सर्वोच्च क्षमता है उसके बारे में उसको जानकारी प्रदान करना है। और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य क्या होता है, सांस्कृतिक, ठीक है, संस्कृति यानी अब सिंपल आदर्श व्यक्ति कैसे होंगे, तो जो अपने संस्कार के बारे में, जो अपनी संस्कृति के बारे में सम्मान करे वही तो आदर्श व्यक्ति है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी इजी क्वेश्चन है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का तीसरा प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। पहले हमने जाना कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आत्म अनुभूति हो, उसका उत्कर्ष हो। दूसरा हमने जाना कि एक व्यक्ति के संस्कृति में वृद्धि करना। तीसरा जो है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का तीसरा प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति। यानी आप कह सकते हो आध्यात्मिक क्या क्या आ जाता है, उसकी जो बुद्धि होनी चाहिए, उसके भाव, ठीक है, हर किसी से बहुत ही अच्छे से उसका मतलब कह सकते हो कि रिस्पेक्ट करे ताकि लोग उसको आदर्शवादी कहें। तो सिंपल, बहुत सिंपल है, आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हो। इसका तीसरा प्रमुख उद्देश्य था आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति करना। और यहाँ पे स्टेटमेंट है कि रस के अनुसार ये तीन आदर्श हैं, बौद्धिक, भावात्मक और संकल्पिक। आदर्शवाद के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो आदर्शवाद के अनुसार विचारधारा के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है आत्म अनुभूति, जैसे अभी मैंने बताया। परंतु इसकी प्राप्ति में मनुष्य की इंद्रिया बाधक होती है। इंद्रिया सांसारिक सुख भोग करना चाहती है, अतः आवश्यक है कि मनुष्य की इंद्रियों पर नियंत्रण रखा जाए। तो ये अंतिम जो था आदर्शवाद का था, बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी के साथ लिख सकते हो कि आदर्शवाद जो था, एक अगर कोई मानव है तो उसका लास्ट एम्स क्या होना चाहिए, तो उसका लास्ट होना चाहिए कि वो अपनी आत्म अनुभूति को प्राप्त करे, ठीक है। लेकिन इसमें बाधक क्या डालती है, तो उसकी इंद्रिया, ठीक है, क्योंकि जो उसको इंद्रिया होती है वो लाइफ की जो भी सुख सुविधा होती है उसको प्राप्त करना चाहती है। इसलिए जो भी एक व्यक्ति की इंद्रिया है इस पर नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आदर्शवाद के अनुसार है। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, एक बालक जो है वो किस तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन क्या है, यहाँ पे आंसर किया गया है कि आदर्शवाद बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बालक को पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र नहीं रख सकते, वे बालक को अनुशासन में रखना चाहते हैं। उनके अनुसार बालक के आध्यात्मिक विकास के लिए उन्हें अनुशासन में, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनुशासन में होते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा, जो भी इसमें बच्चे आदर्शवादी टाइप के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र या फ्री टाइप के नहीं होते हैं। फॉर्बल के अनुसार अनुशासन में दंड का क्या साधन है, तो फॉर्बल के अनुसार दंड का कोई स्थान नहीं देता, अपितु यानी आप कह सकते हो कि वो कहता है कि सहानुभूति से काम लेकर बालक की आत्मक्रिया, आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसी के शब्द में बालक पर नियंत्रण करते समय उसकी रुचियों को ध्यान रखना चाहिए एवं प्रेम, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी उसको दंड नहीं देना चाहिए। आप किसी भी बात को बहुत ही आसानी के साथ समझा सकते हो। तो क्योंकि आप सभी को पता है फॉर्बल जो था आप खेल विधि का जनक है, तो खेल विधि का जनक है तो सिंपल कि वो बालकों को बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको कड़ा तरीके से उसके सामने पेश नहीं आता है, उसको बहुत ही अच्छे से प्यार से मतलब किस तरीके से वो समझ जाए किसमें उसकी रुचि है। अगर वो गलत की तरफ बढ़ रहा है तो उसको आप बहुत ही आसानी के साथ समझा के और उसको सही मार्गदर्शन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो फ्रेंड्स। 9वां जो प्रश्न है कि आदर्शवाद के अनुसार विद्यालयों का क्या महत्व है, तो आदर्शवादी बालक के लिए सामाजिक पर्यावरण आवश्यक मानते हैं। सामाजिक पर्यावरण विद्यालय में ही मिल सकता है। यानी अगर एक आदर्शवाद बालक को अगर आप बनाना चाहते हो तो उसको सामाजिक यानी किस तरीके से आपका समाज है वैसा ही पर्यावरण होना चाहिए। तो सामाजिक पर्यावरण विद्यालय में ही मिल सकता है।
आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो क्योंकि अभी हमने जाना कि तीसरा उद्देश्य क्या था, आध्यात्मिक जगत का। 11 नंबर प्रश्न है कि आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड की रचना की गई है। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आदर्शवाद को 4 भागों में बांटा गया है, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, ठीक है, और एक और था पाश्चात्य, और एक अभी भूल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो पश्चात्मक, ठीक है, मैं पाश्चात्य कह दिया। यहाँ पे देखिए आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक जो है वो है बर्कले, ठीक है। तो बर्कले, तो फ्रेंड्स इसको रिलेट कर लेते हैं, जैसे आत्मा और बर्कले। तो फ्रेंड जैसे कि बहुत ज़्यादा काम कर लेने के बाद हम कहते हैं अभी थोड़ा हम लोग आराम कहते हैं, तो आत्मा क्या कहती है? नहीं, अभी आप और काम लो और वर्क लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स प्राचीन आदर्शवाद के जो जनक है वो है कांट। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो हीगल। नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है? तो प्लेटो। वेरी सिंपल है और आई होप कि आपको याद भी होगा। तो चलिए इसको रिलेट करते हैं। जैसे प्राचीन आदर्श पूछा है, तो प्राचीन आदर्शवाद के जो जनक है वो है कांट। अब किस तरीके से इसको याद करना है? जो चीन था वो हमेशा मतलब कांटों जैसा व्यवहार करता है, ठीक है, प्राचीन। तो अभी आप चीन की बात मैं कर रही हूँ, तो चीन का व्यवहार कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा गलत। हमेशा अगर कोई भी बात करेगा तो वो चुभने वाला बात करेगा, यानी कांट, काटा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हीगल के बारे में हमने जाना कि ये आदर्शवादी है, ठीक है, इन्हें तर्क के जनक कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ यानी क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा वाद करना चाहता है, हर एक वस्तु के बारे में उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो इस तरीके से हीगल। नैतिक आदर्शवाद, तो आप सभी को पता है प्लेटो भी क्या हमेशा आदर्शवादी नैतिक स्वभाव के थे, आदर्शवादी टाइप के थे, तो इस तरीके से प्लेटो। किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन में शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया? तो फ्रेंड्स प्लेटो ने। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया जाता है? तो फ्रेंड्स आदर्शवादी में दर्शन में वस्तु की अपेक्षा सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया जाता है वो विचारों का। आदर्शवादी दार्शनिक हॉकिंग ने शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए? तो 2 उद्देश्य बताए। प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? हमने कल डिस्कस भी किया था, सुकरात। संवाद विधि के जनक कौन है? तो हमने ये भी डिस्कस किया था, प्लेटो। निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। यहाँ पे वाद विवाद विधि के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वाद विवाद विधि के जनक भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक आ जाते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो वाद विवाद में प्लेटो, सभी जितने आदर्शवादी दार्शनिक है सभी आ जाते हैं। निर्देशन विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट। तर्क विधि के जनक कौन है? हीगल। खील विधि के जनक कौन है? फॉरवेल। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। किस दार्शनिक ने कहा कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? यानी आप कह सकते हो कि अगर हम किसी की तुलना करें कि आध्यात्मिक प्रतीक कौन है, तो अध्यापक का सही चरित्र। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? जेंटिल। तो हम जैसे बोलते हैं ना जेंटल व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। अध्यापक का चरित्र आध्यात्मिक प्रतीक इसको आप मान सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 की आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? आत्म अनुभूति। हमने कई बार एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ लिया। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? 8 विधियां। अब आदर्शवादी के बारे में और बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, जितना क्वेश्चन बन सकता है इसमें पूरा दे दिया है, तो बस इतना आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स नया जो चैप्टर है वो है 6 शिक्षा में प्रकृतिवाद। आदर्शवाद के बारे में जाना, अब हम लोग जानेंगे शिक्षा में प्रकृतिवाद। अभी हमने आदर्शवाद के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना, अब प्रकृतिवाद के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकृतिवादी दर्शन की वह विचारधारा जो प्रकृति को मूल तत्व मानती, जिस तरीके से हमने देखा था आदर्शवाद में कि एक ब्रह्मांड की रचना किस तरीके से हुई है, तो आध्यात्मिक
शक्ति के द्वारा। अब यहाँ से हम प्रकृतिवाद का अर्थ जानेंगे, वो प्रकृतिवाद के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे इसका जो अर्थ बोला गया है कि प्रकृति को मूल तत्व मानती है। इस दर्शन के अनुसार यह भौतिक जगत ही सत्य है, इसके अतिरिक्त और किसी शक्ति को कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी भौतिक जगत ही सत्य है। ठीक है, प्रकृति को मूल तत्व माना है, ये इसका अर्थ हो जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रकृतिवाद का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो डिफिनीशन हो जाता है वो इस टाइप की विचारधारा के लोग होते हैं जो प्रकृति जो है इसी को मूल तत्व मानते हैं और इनके अनुसार भौतिक जगत ही सत्य है और कोई भी दूसरा मतलब इसमें कोई शक्ति नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है कि प्रकृति की ओर लौटो से क्या आशय है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार प्रकृति के पथ का अनुकरण करना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी इनके अनुसार कहा जाता है जो ब्रह्मांड जो निर्माण हुआ है वो प्रकृति के द्वारा ही हुआ है और किसी शक्ति के द्वारा नहीं। प्रकृति की ओर लौटो संबंध में रूसो का क्या, क्योंकि इसी ने स्टेटमेंट दिया। रूसो का कथन है कि प्रत्येक वस्तु नियंता के यहाँ से अच्छे रूप में आती है, केवल मनुष्य के संपर्क में वह दूषित हो जाती है। ठीक है, यानी जो भी वस्तु है वो प्रकृति से आती है, लेकिन ऐसे मनुष्य आते हैं या ऐसी लोगों से उनका मेल जोल हो जाता है जिससे वो दूषित हो जाती है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का क्या स्थान है, जिसमें हमने देखा था आदर्शवाद में बालक को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे इस विचारधारा के अनुसार बालक शिक्षा के लिए नहीं है वरन शिक्षा बालक के लिए है। देख सकते हो यहाँ जो कि आप कह सकते हो कि बालक शिक्षा के लिए नहीं है, जो शिक्षा है वो बालक के लिए है। बालक ना तो शिक्षा पर आश्रित होता है और ना ही पाठ्य पुस्तक पर, क्योंकि जो शिक्षा है और जो पाठ्य पुस्तक है वो बालक पर आश्रित होती है, ऐसा प्रकृतिवाद में माना जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का क्या स्थान है, तो प्रकृतिवाद के अनुसार बालक का जो स्थान होता है इसमें कहा जाता है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं है वरन शिक्षा बालक के लिए है। बालक ना तो शिक्षा पर आश्रित होता है और ना ही पाठ्य पुस्तक पर। अगला जो प्रश्न है कि प्रकृतिवाद के अनुसार पुस्तकीय ज्ञान आवश्यक है अथवा नहीं, तो प्रकृतिवाद बालक के पुस्तकीय ज्ञान के विरोधी है, यानी इसको नहीं मानते। रूसो के विचार में पुस्तकीय ज्ञान कृत्रिम अथवा अपूर्ण होता है। ठीक है, यानी जो आप कह सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि जो पुस्तक ज्ञान होता है इसको बनाया जाता है, प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, जो कि वो पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, बालकों को शिक्षा शब्दों में कह सकते हो कि शब्दों में न देकर कागजों में दी जानी चाहिए। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि पुस्तकीय ज्ञान आवश्यक नहीं मानते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रकृतिवाद के अनुसार बालक को शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए, तो रूसो का कथन है कि प्रकृति कहती है कि वयस्क व्यक्ति के बनने से पहले बालक को ही बालक ही रहना चाहिए। यदि वह व्यवस्था भंग की जाती है तो यह बिना पके अग्रिम फलों की उत्पत्ति करेंगे जो शीघ्र ही क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमें तुरंत युवक सेवक को वृद्ध बालक मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बालक को किस तरीके से शिक्षा देना चाहिए। तो इस पे अपना रूसो ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारा तत्व यानी जो प्रकृति है वो कहती है कि वयस्क व्यक्ति के बनने से पहले बालक को वयस्क, आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बड़े लोगों की जो भी जानकारी होती है वैसे छोटे बालक को नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था भंग की जाती है तो क्या होगा कि पके अग्रिम फलों की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, यानी छोटा सा बालक है, अभी उसको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर की शिक्षा देने लगेंगे तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमें तुरंत युवक सेवक एवं वृद्ध बालक ही मिलेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने कि बालक को शिक्षा किस तरीके से देना चाहिए, तो इस तरीके से बालक को बालक ही रहना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार अनुशासन का अर्थ क्या होता है, हमने देखा कि अनुशासन जो था उसमें स्वतंत्र नहीं था आदर्शवाद में। इसमें क्या है कि प्रकृतिवाद के अनुसार अनुशासन का अर्थ अनुशासन स्थापित करने के लिए किसी बाहरी शक्ति का बल नहीं देना चाहिए। इसी कारण वो स्वयं अनुशासन पर बल देते हैं, यानी आप उसको जैसे कि जो भी दंड अपराध इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, वो स्वयं अनुशासन पर बल देते हैं, यानी जो भी प्रकृतिवाद के व्यक्ति होते हैं वो खुद से ही अपने अनुशासन पर बल देते हैं।
8वां जो प्रश्न है कि प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार अनुशासन सह शिक्षा उचित है या नहीं। तो प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार बालक और बालिकाओं को पृथक रूप से शिक्षा देना अनुचित है, यानी बालक बॉयज एंड गर्ल्स को अलग अलग शिक्षा देना क्या है, गलत है। इस प्रकार प्रकृतिवादियों ने सह शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। उनके बालक तथा बालिकाएं जो है वो एक साथ पढ़ाना चाहिए। तो यह हो गया सह शिक्षा, यानी सभी को शिक्षा एक समान दी जाए, प्रकृतिवाद, जो कि यह बात बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। 9वां जो प्रश्न है कि प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय की आवश्यकता बताइए। तो रूसो ने यह स्वीकार किया कि बालक के विकास के लिए किसी विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे प्रकृति की गोद में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जिससे वह व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास स्वतंत्र रूप से कर सके। तो फ्रेंड्स, प्रकृतिवाद के जो लोग थे वो क्या मानते थे कि एक विद्यालय का होना आवश्यक है या नहीं। तो रूसो महोदय जी का कहना है जी नहीं, ठीक है, हमें एक बालक को प्रकृति में छोड़ देना चाहिए। वो जिस तरीके से अपने समाज को या जैसी उसकी आवश्यकता पड़ेगी वो उसी के अनुसार स्वतंत्र रूप से सीखता जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो प्रकृतिवाद के लोग होते हैं उस पर कोई बाहरी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए, वो स्वयं से ही अपने अनुशासन पर ध्यान देता है। 10वां जो प्रश्न है कि प्रकृतिवाद का शांति निकेतन पर प्रभाव बताइए। यह कक्षाएं भवन में नहीं ली जाती हैं, शिक्षण कार्य पेड़ के नीचे खुले मैदान में होती है। प्रकृति पर्यावरण में आश्रम ढंग से बालकों की रुचि के अनुसार सह शिक्षा दी जाती है। सह शिक्षा मतलब क्या होता है, बालक और बालिकाओं को समान शिक्षा तथा भ्रमण के द्वारा शिक्षा को महत्व दिया जाता है। यानी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो शिक्षा है एक जरूरी नहीं है कि एक प्राथमिक विद्यालय उसके लिए होना चाहिए, आप खुले एक प्रकृति में भी उसको शिक्षा दे सकते हो। रूसो की नकारात्मक शिक्षा का स्वरूप बताइए। तो रूसो की नकारात्मक शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया, निर्देशन न हो, स्व अनुभव है, यानी अनुशासन के बारे में उसको दंड याद कर सकते हो कि स्वतंत्र रूप से उसको छोड़ दिया जाता है। शब्दों का माध्यम नहीं, क्रिया का माध्यम नहीं, नियंत्रण न हो, रूढ़िगत बंधनों से मुक्ति, समय सारणी न हो, बालक पर भार न डाले, यानी आप कह सकते हो बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है, जैसी उसकी नीड है वैसी उसकी ज़रूरत है वैसी सीखता जाता है। तो एक प्रकार से मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आपने देखा अगर इस टाइम अगर उसको कोई किसी भी बालक को छोड़ दिया जाए तो वो अपने मन की करता है, और क्या क्या करता है आप खुद ही एक बार जानो। वास्तविक संसार भौतिक संसार है, यह किस सिद्धांत का है। तो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। वास्तविक, जब भी भौतिक संसार ये भौतिक नाम आए तो समझ लीजिएगा कि प्रकृतिवाद सिद्धांत है। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, देखिए भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। प्रकृतिवाद किस ज्ञान को उचित मानता है, तो वैज्ञानिक ज्ञान। प्रकृतिवाद किसे अंतिम सत्य मानता है, तो पदार्थ को। प्रकृतिवादी किसके अस्तित्व के प्रति आस्था नहीं रखते, तो समाज के अस्तित्व के प्रति क्या है, वो आस्था नहीं रखते। जिस प्रकार आदर्शवाद जो था वो समाज के प्रति अस्तित्व मानता था, लेकिन जो प्रकृतिवाद है वो अस्तित्व के प्रति आस्था नहीं रखते, समाज के प्रति। प्रकृतिवाद में किस गौड़ स्थान प्रदान किया जाता है, तो शिक्षक को। प्रकृतिवाद में किस ज्ञान का विरोध किया जाता है, तो पुस्तकीय ज्ञान को। प्रकृतियों के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है, तो बालक। किस दार्शनिक ने सामाजिक संस्थाओं का विरोध किया, रूसो ने। प्रकृतिवादियों ने सीखने की सबसे उचित विधि क्या बताई, खेल विधि, ठीक है। प्रकृतिवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, तो मुक्तियात्मक, यानी अनुशासन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रकृतिवादियों ने सीखने की किस विधि का विरोध किया, तो फ्रेंड्स प्रकृतिवादियों ने सीखने की किस विधि का विरोध किया, तो चॉक एंड टॉक विधि, यानी जो भी आप विद्यालय में चॉक से पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इसका विरोध किया। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे, यह कथन किसका है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे, ये जो स्टेटमेंट है ये रूसो ने दिया है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पर्दा, रूसो, ठीक, बस एक शब्द याद रखिएगा, पर्दे, अध्यापक, रूसो। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकृतिवादियों के अनुसार सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, तो भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है, तो मूल प्रवृत्तियां। प्रकृतिवादी ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया, तो ह्यूरिस्टिक विधि को, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो प्रकृतिवादी थे वो
किसे जन्म दिया, किस विधि को? तो ह्यूरिस्टिक विधि को। प्रकृतिवादी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना? तो ज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। जैसे आदर्शवाद में हमने देखा कि इंद्रियों को नियंत्रण करने पर बोला गया था, और यहाँ पे ज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृतिवाद किसके महत्व को अस्वीकार किया? तो आत्मा और परमात्मा को, इस महत्व को अस्वीकार किया। आदर्शवाद इस पे अपना स्वीकार मानता है। प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? तो 3 रूप बताए। तो ये था जितने भी प्रकृतिवाद से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमने पूरा कवर किया। चलिए क्वेश्चन नंबर लेसन 7 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें शिक्षा में प्रयोजनवाद। हमने जाना आदर्शवाद के बारे में, ठीक है, प्रकृतिवाद के बारे में। अब हम जानेंगे शिक्षा में प्रयोजनवाद क्या होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आइए जानते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार, जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा लिखिए। तो जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है, और अपने अंतिम रूप से यह वास्तविकता का सिद्धांत है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जेम्स ने, या आप कह सकते हो प्रयोजनवाद के जनक कौन है? तो जेम्स है। यहाँ पे जो जन्मदाता है वो चार्ल्स पियर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा क्या दिया है? तो इन्होंने बोला कि मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है, यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है, और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। यानी क्या? तो मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो चार्ल्स पियर्स जो है वो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता है। अगला जो प्रश्न है कि प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा क्या है? तो प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है, ठीक है। तो ये प्रयोजनवाद की परिभाषा हो जाती है, जो हमें अर्थ का सिद्धांत दे, सत्य का सिद्धांत दे, ज्ञान के सिद्धांत दे, वास्तविकता का सिद्धांत दे, वो क्या हो जाता है? प्रयोजनवाद की परिभाषा हो जाती है। और ये स्टेटमेंट जो दिया है वो प्रेट ने दिया है। शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में जॉन ड्यूवी ने क्या लिखा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जॉन ड्यूवी का स्टेटमेंट है कि शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति शिक्षा के उद्देश्य, यानी शिक्षा के थ्रू क्या, किसकी उद्देश्य की, वो कौन सा एम्स प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है जॉन ड्यूवी ने बहुत ही सही दिया है। व्यक्तियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बालकों में परिवर्तन होता है उसी के साथ उद्देश्य भी बदल जाते हैं। फिलहाल अभी आपका उद्देश्य क्या है? शिक्षक बनना। अभी जैसे जैसे टाइम परिवर्तन होगा उसी प्रकार आपका उद्देश्य भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया जॉन ड्यूवी ने दिया। प्रयोजनवाद के अनुसार नवीन मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है? तो प्रयोजनवाद के समय में कह रहा है कि उद्देश्य नवीन मूल्यों की रचना करना है, जिसका मुख्य कर्तव्य विद्यार्थी को ऐसे वातावरण में रखना है जिसमें रहकर नवीन मूल्यों को निर्माण कर सके। अगला जो प्रश्न है कि मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद में किन तथ्यों का विश्लेषण किया गया है? तो मूल्य दर्शन में अग्रलिखित तथ्यों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें नैतिक मूल्य क्या है, सुंदर क्या है, ईश्वर क्या है, गतिशील, यानी यह जो मूल्य प्रयोजनवाद है किन किन तथ्यों का विश्लेषण किया गया है? तो नैतिक मूल्य क्या है, सुंदर क्या है, ईश्वर क्या है, गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास, गतिशील निर्देशन, सामाजिक कुशलता, छात्र। तो ये प्रयोजनवाद में इतने सारे टॉपिक है जिसका विश्लेषण किया गया है। प्रयोजनवाद के अनुसार बालक को शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस बारी। तो प्रयोजनवाद के अनुसार बालक को शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? तो वर्तमान समय में बालक को शिक्षा उसके रुचियों के अनुसार दी जाती है। प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम का स्वरूप बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर निर्धारित करने के पक्ष में, यानी सिंपल, इसमें भी बालक केंद्र है। प्रयोजनवाद में शिक्षा का क्या स्थान होता है? तो प्रयोजनवादी में शिक्षा को शिक्षा संगठन में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इसी कारण आज शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रयोजनवादी बालकों को किस प्रकार शिक्षा देना चाहते हैं? तो प्रयोजनवादी शिक्षा के माध्यम से जनतंत्रीय मूल्यों का विकास बालक में करना चाहते हैं। बालक के अनुभव के आधार पर शिक्षा देना चाहते हैं। जस्ट मैंने अभी जाना कि उसकी रुचियों के आधार पर, उसकी योग्यताओं के आधार पर उसको शिक्षा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रयोजन आदर्शवाद व प्रकृतिवाद का मध्यवर्ती मार्ग
इसके 2 तर्क दीजिए। जस्ट मैंने अभी जाना हम लोगों ने कि आदर्शवाद क्या होता है, प्रकृतिवाद क्या होता है, और अभी हमने जाना प्रयोजनवाद। कहा जाता है कि प्रयोजनवाद आदर्शवाद प्रकृतिवाद का मध्य मार्ग है, यानी बीच का मार्ग है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। कह सकते हो कि प्रकृतिवाद मनुष्य को आप कह सकते हो कि यंत्रवत मांगता है, भौतिक मानता है, इसी कारण इसे यंत्रवाद पर बल देता है। आदर्शवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है। प्रयोजनवाद इन दोनों तत्वों का मार्ग अपनाता है और यह व्यक्ति के भौतिक विकास पर बल देता है और भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रकृतिवाद व्यक्ति के शरीर को सत्य मानता है और इसी कारण यह दर्शन मनुष्य के जीव के रूप में देखता है, जबकि आदर्शवाद आत्मा को सत्य मानता है और इसी कारण यह दर्शन मनुष्य को आध्यात्मिक प्राणी मानता है। प्रयोजनवाद इन दोनों में किसी को भी सत्य नहीं मानता, यह अनुभव को सत्य मानता है, यानी जो भी आपका अनुभव है उसी को वो सत्य मानता है। अनुभव की प्राप्ति मनुष्य के मस्तिष्क से होती है और मस्तिष्क अपना कार्य सामाजिक परिस्थितियों में करता है। प्रयोजनवाद इस प्रकार मनुष्य के शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को महत्व देता है। तो इस तरीके से इसीलिए बीच का मार्ग कहा गया है। तो सिंपल जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद बीच का वाद कौन सा आ जाता है, तो प्रयोजनवाद, क्योंकि ये जो आपका प्रयोजनवाद है यह सत्य पे जो भी आपका अनुभव है उसी पे विश्वास करता है। ठीक है, जैसी आपकी मस्तिष्क जिसके बारे में सोचती है, जो भी आपका अनुभव है, जैसी परिस्थितियाँ होती है उसी प्रकार से जो कार्य होता है। तो इसलिए मनुष्य के शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को महत्व कौन देता है, तो वो प्रयोजनवाद देता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य के शरीर और मनुष्य के मस्तिष्क को कौन महत्व देता है, तो प्रयोजनवाद देता है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा दर्शन परंपराओं व मान्यताओं का विरोधी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रयोजनवादी दर्शन परंपराओं व मान्यताओं का विरोधी है। प्रयोजनवाद किसे स्वीकार नहीं करता, तो फ्रेंड्स प्रयोजनवाद किसी निश्चित अथवा शाश्वत सत्य आदि सिद्धांतों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हमने अभी जाना कि जो भी आपका सत्य है, आपका पूर्व अनुभव या आपका जो भी माइंड या मनुष्य के शरीर या जो भी आपका मस्तिष्क सोचता है उसी पे महत्व देता है प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है, तो प्रयोजनवादी क्रिया को वो क्या करता है, सर्वोच्च स्थान देता है। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है, तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उसकी उपयोगिता है, क्या उसके यूज है, इसी के बारे में वो देखना चाहता है। प्रयोजनवाद व्यक्ति को किस इकाई के रूप में स्वीकार करता है, तो प्रयोजनवाद व्यक्ति की एक सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है, तो प्रयोजनवाद जो है वो प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या कह सकते हो व्यापक अर्थ। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता, तो ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रख सकता। डीबी पियर्स, जेम्स किलपैट्रिक किस दर्शन के प्रवर्तक है, तो नाम याद कर लीजिएगा कि ये प्रयोजनवादी, जैसे डीबी जो पियर्स है वो क्या है, तो यहाँ पे ये पियर्स जो है वो प्रयोजनवादी के जनक है। जेम्स हो गए, किलपैट्रिक हो गए, ये क्या है, प्रयोजनवादी है। 21 प्रश्न है कि किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्रिया पे बल देती है, व्यवहारवाद पे बल देती है, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद, तो इसे हम प्रयोजनवाद कहते हैं। अगला जो है कि प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक भाषा से हुई है और इसी से प्रयोजनवाद बना भी है। किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है, जैसे कि हमने शुरू में ही देखा, तो जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है, तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता होती है वो समाज होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से बोल रही हूँ इसलिए थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं। देखिए 25 प्रश्न है कि फ्रेंड्स आपसे भी विनम्र निवेदन है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर लीजिए। देखिए 25 प्रश्न है कि प्रयोजनवाद के प्रमुख रूप कितने प्रकार के हैं, तो प्रयोजनवाद के प्रमुख रूप जो है वो 4 प्रकार के हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो व्यवहारिक, जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो बालक का सामाजिकरण।
देखिए प्रोजेक्टिव या प्रोजेक्ट प्रणाली के खोज किसने की? तो किलपैट्रिक, जो कि आपने बाल विकास में भी पढ़ा होगा। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन के बताए हैं? तो प्रयोजनवाद। व्यवहारवाद किसका विरोध करता है? तो आध्यात्मिक मूल्यों का, जो कि आदर्शवाद इसको अपनाता है तो ये क्या करता है? उसकी अवहेलना करता है। तो ये पूरा लेसन 7 तक खत्म हो गया। चलिए लेसन 8 तक बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लेसन 8 है कि भारतीय विचारक स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिजुबाई, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ जो होता है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी मनुष्य के अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियाँ होती है उसको अभिव्यक्त करती है, उसको प्रकट करती है। स्वामी जी के अनुसार देखिए हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और इस एक पे ही हम लोग डिस्कस करें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो ये कहते हैं कि शिक्षा उस जानकारी का समुदाय का नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में भर दिया जाता है और यहाँ पढ़े पढ़े सारी जिंदगी भर बिना कह सकते हो पचाए सड़ रहा है। हमें तो भाव, यहाँ से आप कर सकते हो कि अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षा जो है भाव या विचारों को ऐसे आत्मसात कर लेना चाहिए जिससे जीवन का निर्माण, मनुष्य का निर्माण, चरित्र का निर्माण हो, ऐसे शिक्षा देनी चाहिए। उसे हम शिक्षा की संज्ञा दे सकते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो यही है, सिंपल वही क्वेश्चन के उद्देश्य है कि अगर ऐसी शिक्षा जो मनुष्य के निर्माण कर सके, मनुष्य के चरित्र निर्माण कर सके, मनुष्य का सामाजिक विकास कर सके, ठीक है, यही शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शारीरिक विकास के संबंध में क्या उन्होंने विचार दिया? तो इन्होंने बोला कि शारीरिक विकास, ठीक है, इन्होंने कहा कि अत्यधिक, यानी आप कह सकते हो कि स्वामी जी शारीरिक व्यायाम की आवश्यकताओं पर अधिक बल देते हैं। एक बार उन्होंने शिष्य से कहा था कि तुम शरीर को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की विधि जाननी चाहिए। इस प्रकार उनके अनुसार प्रथम उद्देश्य है शारीरिक विकास, यानी ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे ये योग पर बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे। पाठ्यक्रम के संबंध में स्वामी जी का क्या विचार है? तो इन्होंने बोला था कि यह अधिक उचित होगा कि यदि लोगों को थोड़ी तकनीकी शिक्षा मिल जाए जिससे वे नौकरी की खोज में इधर उधर भटकने के स्थान पर किसी कार्य में लग सके और अपने जीवन अच्छी तरीके से उसको पार्जन कर सके या उसको बिताए। तो अगर शिक्षा दी जाती है तो ऐसी शिक्षा दी जाए, तकनीकी शिक्षा दी जाए, व्यवसायिक शिक्षा दी जाए, औद्योगिक शिक्षा दी जाए, ताकि वो पढ़ रहे हैं तो उनका कोई लाभ मिल सके। तो ये हमने जाना स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, जो कि बहुत ही अच्छे से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, 100% मुझे पता है। अगला जो प्रश्न है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो टैगोर के अनुसार देखिए शिक्षा का जो उद्देश्य होता है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकास और वातावरण शिक्षा। तो ये भी सिंपल है टैगोर जी के अनुसार, ठीक है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सिंपल क्वेश्चन है। टैगोर के अनुसार श्रेष्ठ शिक्षा की विशेषता क्या है? तो इनके अनुसार कि वह व्यक्ति को अपना दास न बनाकर स्वतंत्र बनाती है। तो उसे हम, यानी जो शिक्षा है, जैसे आप अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो आप सोच रहे हो यार हम तो इसके दास बन गए, इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको श्रेष्ठ शिक्षा तब कहा जाएगा कि जब वह व्यक्ति दास न बनकर स्वतंत्र बनाती हो, तो उसे हम श्रेष्ठ शिक्षा कह सकते हैं। टैगोर के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है तो किसी भी व्यक्ति को बहुत ही आसानी के साथ कोई भी टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से टैगोर के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसी होनी चाहिए? तो उसका मदर टंग, उसकी मातृभाषा। बालकों की शिक्षा में टैगोर प्रकृति को कितना महत्व देते हैं? तो इनका कहना है कि सांसारिक बंधनों में पड़ने से प्रथम बालकों को अपने निर्माण काल में प्रकृति प्रशिक्षण प्राप्त करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम परिवार जो होता है वो प्राथमिक विद्यालय होता है। बेंच और श्यामपटु पुस्तकों तथा परीक्षाओं की तुलना में वृक्ष और पौधे को स्वच्छ विस्तार, शुद्ध और कह सकते हो स्वच्छ और ठंडा पानी प्रकृति की विस्तृत क्षेत्र में कम आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने तुलना किया कि अगर आप इसके माध्यम से, जैसे प्रकृतिवाद ने बोला, अगर इस प्रकार भी शिक्षा देते हो तो बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, ठीक है, तो कम आवश्यक नहीं है। चलिए
10वां प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्या है। गांधी जी चाहते थे कि बालक अपनी शिक्षा प्राप्त करके इस योग बन जाए कि वह अपनी जीविका स्वयं कमा सके, यानी अगर वो पढ़ रहा है तो उसके पास अपनी जॉब होनी चाहिए, या कह सकते हो कि आत्मनिर्भर उसको बनना चाहिए। अगर वो आत्मनिर्भर नहीं बनता है, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो वो शिक्षा कैसी है। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा कौन है, तो सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक विकास, मानसिक, आध्यात्मिक विकास प्रोत्साहन मिले। गांधी जी के चरित्र के विकास के संबंध में क्या विचार थे, तो इन्होंने बोला था कि गांधी जी ऐसी शिक्षा को व्यर्थ मानते थे जो चरित्र निर्माण, जिस तरीके से स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद ने दिया, उसी प्रकार गांधी जी के चरित्र, या कह सकते हो गांधी जी चरित्र के विकास में क्या स्टेटमेंट दिया कि गांधी जी सदैव कह सकते हो गांधी जी के शब्दों में इन्होंने ये स्टेटमेंट, मैंने सदैव हृदय की सांस्कृतिक निर्माण को प्रथम स्थान दिया, हृदय की सांस्कृतिक निर्माण को प्रथम स्थान दिया और चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार माना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रमुख विचार कौन से हैं। इनका जो स्टेटमेंट है कि धर्म का लक्ष्य अंतिम सत्य का अनुभव है, दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं है, जीवन को बदलना है, रोटी को बाह्य को पहचानने के बाद ज्ञान के बाह्य से सत्कार अधिक सरल है। यानी यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रमुख विचार जो कह रहे हैं कि धर्म का लक्ष्य अंतिम सत्य का अनुभव है, यानी आपका अगर आप धर्म है तो इसका क्या लक्ष्य है। दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं है, वरन कह सकते हो जीवन को बदलना है। डॉक्टर राधाकृष्णन के दर्शन के संबंध में विचार लिखिए। इन्होंने क्या बोला कि दर्शन का जन्म सत्य अनुभव के फल स्वरूप होता है, न कि सत्य की खोजों के इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप। दर्शन शास्त्र एक रचनात्मक विद्या है, अंतरात्मा का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, यानी अब जो कुछ भी है अगर आप खुद सोचते हो तो वो कभी नष्ट नहीं होता है। दर्शन शास्त्र एक रचनात्मक विद्या है, अंतरात्मा का ज्ञान मतलब सेम यही है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है थोड़ा अच्छे से पिक क्लिक नहीं हुआ है, बट चलिए। गिजुभाई के अनुसार बालक क्या है, तो बालक के भीतर जो शक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, उसकी निरंतर अनेक गुणों को उत्पन्न करती है। बालक में आज्ञा पालन, अनुशासन, परिश्रम, ईमानदारी आदि बहुत ही अच्छे गुण होते हैं। तो ये बालक क्या होते हैं, डिफिनीशन दिया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार बचपन का नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था 1863 में हुआ था और इनका बचपन का नाम जो था नरेंद्रनाथ दत्त था। टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ किया, तो टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना 1990 में किया था। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था, तो फ्रेंड्स जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने। विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुला वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गलत हो जाता है, कभी कभी आप रूसो लिख देते हो क्योंकि प्रकृतिवाद से संबंधित है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है कि विद्यालय की प्रकृति गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करे, आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा। जब भी आस्था अहिंसा आ जाए तो समझ लीजिए कि एमजी का स्टेटमेंट है। किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षा प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है, तो गिजुभाई बधेका ने शिक्षा प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है। टैगोर को देखिए फ्रेंड्स, अगला 22 प्रश्न है कि टैगोर को किस धारणा में विश्वास था, तो टैगोर को सत्यम शिवम अद्वितीय धारणा में विश्वास था। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो फ्रेंड्स ये रविंद्रनाथ टैगोर का है। बालकों को बाल देवो या अभी हमने गिजुभाई बधेका को विद्यालय को बाल भवन कहा, किसने कहा है, तो गिजुभाई ने कहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8वां चैप्टर पूरा खत्म होता है, 9वां चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें पाश्चात्य विचारक कौन कौन से थे, प्लेटो, रूसो, जॉन ड्यूवी, फॉरवेल, मारिया मोंटेसरी, ये सभी क्या है, पाश्चात्य विचारक हैं। आइए इस पे चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों में सद्गुण की प्रारंभिक प्रवृत्तियों को उचित
आदतों द्वारा विकास के लिए दिया जाता है। यह हमें निरंतर उन वस्तुओं से घृणा करना सिखाता है जिनसे हमें घृणा करनी चाहिए तथा उन वस्तुओं से प्रेम करना सिखाता है जिन्हें हमें प्रेम करना चाहिए। तो ये इस तरीके से यानी क्या गलत है क्या सही है यानी हम शिक्षा के थ्रू ही हमें पता लगता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो होता है मन और शरीर का विकास करना। प्लेटो प्रश्न करता है कि क्या मैं यह कहने में सही नहीं हूँ कि आपकी शिक्षा वह है जो शरीर तथा मन में सर्वाधिक विकास करती है? तो बिल्कुल सही है। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, प्लेटो द्वारा संस्थापित संस्था का जो नाम है वो है एकेडमी। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के अन्य उद्देश्य बताइए। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अन्य उद्देश्य सहयोगी तथा सामुदायिक जीवन की भावना का विकास, नागरिक कुशलता का विकास, शारीरिक तथा मानसिक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र का निर्माण। सभी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। रूसो की प्रसिद्ध एमिल क्यों प्रसिद्ध है? तो एमिल ने रूसो को शिक्षा सुधारक तथा स्वतंत्र विचारों को श्रेणी में ला खड़ा किया। वह शिक्षा के द्वारा समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहता था। उसने अपनी पुस्तक एमिल में तत्कालीन सामाजिक अनेक कुरीतियों की ओर संकेत किया है। ठीक है। रूसो का प्रकृतिवाद क्या है? तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, रूसो प्रकृतिवादी था। उसने प्राकृतिक शिक्षा को ही स्वाभाविक शिक्षा माना। इसी कारण वह बालक की शिक्षा में कृत्रिम वातावरण का विरोधी था। यानी जो भी प्रकृति कह सकते हो प्रकृति के थ्रू प्राप्त होता है उसे सर्वोच्च स्थान देता था। उसके अनुसार बालक की शिक्षा के लिए प्राकृतिक वातावरण की आवश्यकता है। उसने कहा प्रकृति की ओर लौटो तथा प्रकृति का अनुसरण करो। रूसो के अनुसार शिक्षा के मूल स्रोत कौन से हैं? तो रूसो के अनुसार देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 7वां प्रश्न है कि रूसो के अनुसार शिक्षा के मूल स्रोत कौन कौन से हैं। तो रूसो के अनुसार मूल स्रोत है प्रकृति, मानव, ठीक है, पदार्थ। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी हमने अभी डिस्कस किए, रूसो, प्लेटो, आदर्शवाद, यही सब इसमें दिया गया है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं दिया गया। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये मॉन्टेसरी पद्धति थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम बताते चलते हैं कि बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है, और विकास के इन दोनों स्वरूपों को न हमें क्रूप बनाना चाहिए, यानी आप कह सकते हो ना ही हमें शरीर को क्रूप बनाना चाहिए और ना ही आत्मा को। ये किसका सिद्धांत है? तो मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? यानी ये जो मतलब होता है कि 7 वर्ष के सभी बालकों को इनका जो इंद्रियां होती है बहुत ही ज़्यादा गतिशील होता है, और इन वर्ष में अगर उनको शिक्षा दी जाती है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और बहुत ही आसानी के साथ वो सीख जाते हैं और समझ जाते हैं। देखिए अगला 24 प्रश्न है कि मॉन्टेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका जो मतलब होता है कि बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना या उपेक्षा करना उचित नहीं है। ठीक है, ये मॉन्टेसरी पद्धति में बोला गया है कि एक व्यक्ति का विकास का सिद्धांत, यानी जो भी कोई भी व्यक्ति है तो उसको सम्मान या सम्मानीय स्थान देना चाहिए, उनको कोई भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाना चाहिए? तो जो भी जिससे लिखा जाता है उसे बहुत ही ज़्यादा अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है, उन्हें अक्षरों का उच्चारण करवाना चाहिए। मॉन्टेसरी पद्धति में कैसे पढ़ाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, कोई भी एक वस्तु होता है जिसको हम श्यामपट्ट में लिख देते हैं और बार बार बच्चों से पढ़वाने के लिए कहते हैं। मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो फॉरवेल। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए लेसन 10 जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है, मुझे नहीं लगता है इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता है। शिक्षा और समाज के बारे में ये क्वेश्चन पूछेगा, जो कि बहुत ही सिंपल, आप आसानी के साथ लिख सकेंगे। ठीक है, 11 नंबर जो है शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन है, यानी शिक्षा के लिए इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो। शिक्षा के प्रभावी कारक में जैसे शिक्षा के परिवार में इसकी क्या भूमिका होती है, समाज में क्या भूमिका होती है, विद्यालय के लिए, राज्य एवं जनसंचार, तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 जो आपका चैप्टर है कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के कारक, यानी शिक्षा के थ्रू आप किस तरीके से परिवर्तन ला सकते हो, समाज में किस तरीके से परिवर्तन होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक स्टेटमेंट जो है मैकावर के अनुसार, इसको आप याद कर लीजिएगा कि मैकावर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताया। ये स्टेटमेंट किसका है? तो मैकावर का है। ठीक है, और फ्यूचर के अनुसार परिवर्तन, यानी परिवर्तन को संक्षेप में अगर कहा जाए कि पहले की अवस्था अस्तित्व के प्रकार के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है।
भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी है? तो आविष्कार हो गया, राजनीतिक परिवर्तन हो गया, इतिहास, सामाजिक कुरीतियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, ग्राम पंचायत, ये सभी क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार होता है? तो ये भी वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न की विद्यालय और समुदाय क्या है? इसके बारे में भी देखिए, विद्यालय और समुदाय का संबंध अटूट यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर मनुष्य जब तक समाज में या विद्यालय में नहीं रहेगा तो, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो व्यक्ति होता है वो समाज से, या कह सकते हो कि समाज के लिए ही जो कुछ भी करना होता है। आपने देखा भी वो कंपटीशन होता है कि हाँ हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा समुदाय से अटूट संबंध होता है। शिक्षा उसे समुदाय, कह सकते हो कि समुदाय की कुशल सदस्य बनाती है। अपने समाज में किस तरीके से अपने आप को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया जाए ताकि समाज में उनको सम्मानीय स्थान मिल सके। जॉन ड्यूवी के अनुसार विद्यालय की आवश्यकता बताइए। तो जॉन ड्यूवी विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि जिस प्रकार शरीर को कायम रखने हेतु भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। कैसे? तो विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और इस नाते विद्यालय सामान्यतः समुदाय और जीवन का स्वरूप है। उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, जिसमें क्वेश्चन आता है प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता, यानी प्राथमिक शिक्षा को किस तरीके से सबको सुलभ किया जाए। प्राथमिक शिक्षा से सर्वव्यापी नामांकन किस तरीके 6 से 14 वर्ष से। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा हम इसको स्क्रॉल करते हैं। देख सकते हो जातिवाद की क्या हानियां है। धर्मनिरपेक्ष यानी एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध लड़ता है, ये धर्मनिरपेक्षता हो जाता है। शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द किस प्रकार संभव है, इसको भी आप राष्ट्र सेवा, राष्ट्रीय एकता, जल संरक्षण, जल का बचाव किस प्रकार कर सकते हो। भूमंडलीय ताप, अगर ताप ज़्यादा बढ़ेगा तो जो भी पेड़ पौधे होंगे वो सूख जाएंगे, इसलिए पौधों को काटना नहीं चाहिए, उनको लगाना चाहिए। लैंगिक असमानता क्या होता है? लैंगिक असमानता सिंपल कह सकते हो, बालक और बालिका दोनों को समान रूप से देखना चाहिए, दोनों को उचित शिक्षा देना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जनसंचार मल्टीमीडिया का प्रभाव बताइए। तो ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर जो 15 क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों की शिक्षा यानी वैल्यू। किसी भी व्यक्ति, या आप कह सकते हो, आपने सुना भी होगा कि आप मेरे वैल्यू को पहचान लीजिए। आप सिंपल कह सकते हो, मूल्यों का जो अर्थ होता है वैल्यू। अगर किसी के व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं जो सम्मानीय और उपयोगी सिद्ध हो, उसी को हम मूल्य कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। ठीक है, नल्ली के अनुसार मूल्य क्या होता है? तो जीवन के लक्ष्यों एवं जीवन प्रक्रिया के प्रति मूल्य प्राथमिकता रखते हैं, बजाय किसी विशिष्ट कार्य के प्रति रुचि रखते हैं, उसे ये मूल्य कहते हैं। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य की परिभाषा क्या होती है? तो इन्होंने बोला है कि समाज समस्त ऐसी इच्छाओं या अभिलाषाएं मूल्य कही जाती है, यानी जो भी आपकी नीड होती है समाज में, जो भी समस्त ऐसी इच्छा होती है, जिनकी अभिलाषाएं जो भी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मूल्य कहते हैं। मानवीय मूल्यों में शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो वेरी सिंपल, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति अपनी प्रयास करता रहता है। ठीक है, उसी को हम मूल्य कहते हैं। अनैतिकता की पहचान के लिए मूल्य शिक्षा किस प्रकार सहायक है? तो फ्रेंड्स, गलत और सही में अगर आप समझ या फर्क कर लेंगे तो ये क्या है? सहायक होते हैं, साधन होते हैं, उसे हम कहते हैं मूल्य शिक्षा। देखिए 16 जो क्वेश्चन है ये भी सेम है कि मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका क्या होती है। यानी अगर किसी व्यक्ति की वैल्यू को अगर डेवलप किया जाए तो उसमें परिवार की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है, विद्यालय की क्या भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि परिवार की भूमिका जो होती है बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रखती है। कि अगर कोई व्यक्ति जो है, जैसे दो छोटे छोटे बालक है, ये रेमंड ने अब स्टेटमेंट दिया था कि जो दो अलग अलग परिवार के अगर एक समान स्कूल में उनको दोनों को भेजा जाता है तो हम देखते हैं कि दोनों बालक में बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाया जाता है। एक बालक बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है और एक बालक बहुत ज़्यादा कमज़ोर मंद बुद्धि का होता है। तो यहाँ पे परिवार का बहुत ज़्यादा, अगर समाज उसी तरीके से होगा तो समाज का इफेक्ट पड़ता है उसके वैल्यू पे, और विद्यालय का इफेक्ट भी पड़ता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर है आपका लास्ट, आपका चैप्टर है राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए। आप तो अपने, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने देश के प्रति किस तरीके से भावना रखते हो, अपने जो भी दूसरे देश है उसके प्रति किस तरीके से भावना रखते हो। तो ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, इसको आसानी के साथ आप लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वर्तमान भारतीय समाज जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर थे, 17 चैप्टर थे, हमने पूरा ख़त्म कर लिया। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप
आपके और भी डाउट रह जाते हैं, और फ्रेंड्स मैं 100% कह रही हूँ, अगर आप इसको इतना चैप्टर पूरा क्लियर कर लेते हो तो आपके वर्तमान भारतीय समाज के एक भी नंबर नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर करें, और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अगर आप वर्तमान भारतीय समाज की तैयारी करना चाहते हो तो बस इतना ही काफ़ी है, और ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।